हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मटेरियल्स का। पहले के जो 2 लेक्चर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फेसबुक का एक पेज भी मिल जाएगा जिस पे मैं पर डे 5 to 10 क्वेश्चंस को पब्लिश कर रही हूँ और आप उसको सॉल्व कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो उसके पहले हमने पढ़ा हुआ था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो वॉन डेर वाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी बॉन्डिंग पढ़ी हुई थी जो कि गैसेस में होती हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि हमारा सॉलिड्स में बनता है, यानी मेटल्स में या मिनरल्स में होता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एमॉर्फस स्ट्रक्चर। एमॉर्फस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी एटम्स होते हैं वो अपने नेबर एटम के साथ तो पीरियोडिकली रहेंगे, बट जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वो आपका रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एमॉर्फस स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तब बनता है जब आप किसी भी लिक्विड फॉर्म को सॉलिड में चेंज कर रहे होते हैं, तो बीच की एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एग्जांपल में आप आइस क्यूब्स देख सकते हैं। वाटर यानी लिक्विड फॉर्म को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, उस पर प्रोसेस चल रही होती है, उसके बाद से वो क्यूब्स बन जाते हैं, यानी क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है या सॉलिड कह सकते हैं। तो जो आपका एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है इसमें हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं विदाउट गोइंग थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे टाइप को हम एमॉर्फस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं क्वेंचिंग, सेकंड को बोलते हैं एनियलिंग। अगर हम बहुत फास्ट कूलिंग करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वेंचिंग। अगर हम स्लोली कूल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनियलिंग, यानी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से -200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फास्टली जाने को हम क्वेंचिंग प्रोसेस करेंगे। बट इसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे नहीं, सीधे लिक्विड से सॉलिड स्टेट पर आते हैं। जबकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे आज कि कैसे हम लिक्विड से सॉलिड जाते हुए क्रिस्टल के फॉर्म में बनाते हुए फिर सॉलिड पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर? When metals solidify from a molten state and atoms arrange themselves into a various orderly configuration called crystals. This arrangement of the atom in the crystal is called crystalline structure. तो जब आप molten state से solid state में जाते हैं तो जो आपका atoms होते हैं वो different shapes को लेते हैं और different arrangement को follow करते हैं। तो इस arrangement को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं। ये 3-4 वर्ड्स हैं जो आपको मैं बहुत रिपीटेटिवली यूज़ करूँगी, तो इन वर्ड्स की डेफिनेशन जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे लैटिस क्या होता है? लैटिस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपका 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स होता है। यानी जैसे ये आपके पॉइंट्स हैं, तो अगर ये पीरियोडिकली अरेंज है, पीरियोडिक का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर 2 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद या पर्टिकुलर स्पेस के बाद, मतलब अगर हम देखें एक माइक्रो सेंटीमीटर स्पेस के बाद तो सेम वैसा ही पैटर्न मिले, यानी सेम वैसा ही पॉइंट मिले, तो उसको हम बोलेंगे लैटिस। यानी 3 वर्ड ध्यान रखिएगा, ये 3 डायमेंशनल हो, पीरियोडिक है, इसका अरेंजमेंट जो है वो पीरियोडिक है, और पॉइंट के अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये आपका लैटिस हो गया। अगर हम क्रिस्टल की बात करें या स्पेस लैटिस की बात करें, लैटिस में ही अगर हम स्पेस लैटिस की बात करते हैं तो वो क्या है? 3D यानी 3 डायमेंशनल, पीरियोडिक यानी एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद ये रिपीट करेगा अपने आप को, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद ये एटम्स रिपीट करेगा अपने आप को, तो हम बोलेंगे पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। द वर्ड इज कॉल्ड क्रिस्टल और स्पेस लैटिव। उसके अलावा आता है मोटिव। मोटिव को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट, यानी ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो ये एक ही लैटिस पॉइंट को एसोसिएट कर रहे हों। तो लैटिस एंड मोटिव को हम बेसिस भी कहते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्पेस लैटिस, यानी जो मैंने आपको बताया स्पेस लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल होता है वो आपका आइडेंटिकल जो एटम्स होते हैं, अगर आपके अगल बगल के एटम्स की बात बोलूँ तो जो आपका स्पेस लैटिस होते हैं यानी जो एटम्स होंगे वो
आइडेंटिकल एटम्स के ही सराउंडिंग में होंगे, यानी ये एटम जो होगा इसके अगल बगल वाले भी एटम सारे एक जैसे ही होंगे। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेस लैटिस इज दैट एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस हैज identical surrounding. It is found out that there are only 14 distinguishable ways of arranging points in three-dimensional space, such that each arrangement conforms to the definition of space lattice. यानी 14 तरीके से आप किसी भी मतलब मॉलिक्यूल को आप अरेंज कर सकते हैं। These 14 space lattice are known as Bravais lattice. All crystal structure are based on this 14 Bravais lattice. अब हम बात करते हैं यूनिट सेल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच व्हेन रिपीटेड इन स्पेस इंडेफिनेटली विल जनरेट द स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब क्या है, इस तरीके से ये आपकी किसी भी, अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं उस तरीके, उसमें एटम्स इस तरीके से आपके अरेंज्ड हैं, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट हम बात करें, यानी अगर हम ऐसे बोलें कि ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, यानी 4 एटम्स से मिलकर एक यूनिट बनी है जो कि अपना अरेंजमेंट बार बार दोहरा रही है, यानी इसको इस पर्टिकुलर यूनिट को हम कह सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल को हम एक यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लिए हैं। यानी अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ, अगर हम यहाँ बात करें तो हम इसमें बोलेंगे 3 यूनिट सेल हैं। अगर पर्टिकुलरली आपका सपोज ये किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है तो हमने 4 पॉइंट को मिलाकर बोल दिया एक यूनिट सेल है, ठीक है। और इस तरीके से हम बात करें इस मॉलिक्यूल में कितने यूनिट सेल हैं, तो ये आपका दूसरा यूनिट सेल हो जाएगा और ये आपका तीसरा यूनिट सेल हो जाएगा। ये एक इमेजिनरी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपका जो भी यूनिट सेल है उसमें सिर्फ एक लैटिस पॉइंट को कवर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। जैसे हम इस अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमने ये जो सर्कल लिया हुआ है इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक यूनिट सेल है। तो अगर हम इस यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक लैटिस पॉइंट आया हुआ है, तो इस केस को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर सपोज हमने इस सर्कल को यूनिट सेल लिया, इस सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 एटम्स यानी 4 लैटिस पॉइंट को हमने लिया हुआ है, तो ये आपका नॉन प्रिमिटिव सेल हो जाएगा। यानी एक से ज़्यादा अगर आप लैटिस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो वो आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। क्लियर है। प्रिमिटिव सेल्स हैव अ लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड अ लीस्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल, ठीक है। द यूनिट सेल विच कंटेन्स मोर देन 1 लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। अब मैं बात करती हूँ सिंगल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। तो सिंगल क्रिस्टलाइन को हम बोलते हैं वन टाइप ऑफ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल थ्रू आउट द मटीरियल। यानी जो मैं अगर आपसे बात करूँ कि जो यूनिट सेल, अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो जो यूनिट सेल, अब सपोज ये सारे आपके क्या है, यूनिट सेल्स हैं, तो इन यूनिट सेल का जो पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा तो हम इसको बोलेंगे ये सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। एक कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल की बात करो तो उसमें मिलियंस यूनिट सेल हो सकते हैं, मिलियंस उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं। तो ये जो यूनिट सेल हैं ये आपके पीरियोडिकली अरेंज है। देखो आप एक लाइन में सब अरेंज्ड हैं। अगर हम इधर जाएंगे तो भी आपको सेम एटम मिल रहा है, इधर जाएंगे तो भी सेम एटम मिल रहा है, इधर जाएंगे तो भी सेम एटम मिल रहा है, इसके ऊपर जाएंगे तो भी सेम एटम ही मिलेगा। मतलब वो मैंने डायग्राम में नहीं बनाया है बट आप समझ सकते हैं। तो ये आपके एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूँ पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, तो पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो यूनिट सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रेन के अंदर होते हैं। तो ये ग्रेन तो पीरियोडिक होते हैं बट इस ग्रेन के अंदर जो यूनिट सेल होते हैं वो आपके नॉन पीरियोडिक होते हैं। क्लियर है। और जो ग्रेन्स होता है वो यूनिट सेल से ही मिलकर बना होता है। In this structure, material is divided into small regions. These small regions are called grains. Each grain has its own arrangement of unit cell, but all grains are arranged periodically. क्लियर है। इट इज पीरियोडिक इन नेचर। ग्रेन्स पीरियोडिक है ना कि यूनिट सेल, जबकि आपका सिंगल क्रिस्टलाइन में क्या था कि यूनिट सेल पीरियोडिक थे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपने देखा कि यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल आपका किस अरेंजमेंट में आपके मॉलिक्यूल में है, यूनिट सेल ने कौन सी अरेंजमेंट चूज़ की है, तो आपकी कितने टाइप के अरेंजमेंट्स आते हैं। तो टोटल मैं भी यहाँ पर आपकी 7 अरेंजमेंट्स की बात करती हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ 7 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो 7 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल में आपके क्या क्या आते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, मोनाइक्लिनिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, रोम्बल, ट्राइगोनल को ही हम रोम्बल भी कहते हैं, और 7th आपका आता है क्यूबिक। तो कुछ एग्जांपल देखिए मैं बताती हूँ। जैसे आपका सपोज ये यूनिट सेल है, ठीक है। ये यूनिट सेल में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे
ये अगर हम इसको क्यूबिक बोलते हैं तो इसमें आपके क्या है, सारे डायमेंशन सेम है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ठीक है। अब मैं अगर सेकंड सेम एक इसका सेकंड केस लूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए बी सी इसकी डायमेंशन है। अगर हम किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ए और बी तो सेम है, बट इसमें आपको क्या किया है, पीछे की साइज को बड़ा कर दिया गया है, यानी नॉट इक्वल टू सी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका एक रेक्टेंगल, अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी और सी तीनों की आपकी जो डायमेंशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। सेम इसी तरीके से एंगल भी होता है कि ए और बी और सी और ए के बीच में जो एंगल्स बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर वो एंगल्स इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल है, तो इस टाइप से आपके टोटल 7 केसेस बनते हैं। जैसे फर्स्ट केस देखिए ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी दिस टाइप ऑफ केस, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और इसमें क्या है कि आपका जो अल्फा बीटा एंड गामा है वो भी आपका 90 डिग्री है। सेम इसी तरीके से डिफरेंट केसेस हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी याद करने के लिए। तो ये आपको रटना ही है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगी कि समझना है या क्या है। मैंने आपको डायमेंशंस बता दिए हैं, आपको एंगल्स बता दिए हैं। वहाँ पर 1 मिनट का क्वेश्चन होगा तो आप इतने अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि आपको तुरंत देखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हेक्सागोनल में कौन सा केस आता है तो आप बताओगे ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा बीटा आपके 90 डिग्री और गामा आपका 120 डिग्री है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल को हमने 7 इस फॉर्म में पढ़ा हुआ था। उसके बाद आता है कि अगर एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि जो आपका यूनिट सेल है वो तो नंबर ऑफ एटम्स से बना हुआ है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं को हम बोलेंगे कि आपका डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमने यहाँ पर 2 यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अगर हम यूनिट सेल का शेप की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ क्यूबिक और हेक्सागोनल लिया है, यानी अगर हम इस केस की बात करते हैं तो हमने क्यूबिक और आपका हेक्सागोनल, इन दोनों केस के अंदर जो आपके एटम से किस तरीके से अरेंज है हम आगे इसकी बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक, यानी ये आपका जो भी आपका ये यूनिट सेल है इसके अंदर हमने बात की है कि टोटल 8 एटम प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट हैं और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। यानी अगर मैं बात करूँ इस एटम का 1/8 ही इस पूरे यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो एक एटम है दूसरे एटम से टच कर रहा होता है, कि एक एटम दूसरे एटम से टच कर रहा होता है। तो अगर हम इस यूनिट सेल की इस डायमेंशन यानी इस डायमेंशन की बात करूं तो इस डायमेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r + r यानी 2r। ये r और ये r मिलके आपका क्या हो जाएगा 2r, यानी ये इस रेडियस का एक r और इस रेडियस का एक r मिलकर ये आपका इसका डायमेंशन बना देगा। वही मैंने आपको बताया यूनिट सेल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a = 2r। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम विच आर फिजिकली कॉन्टेक्ट विद द पर्टिकुलर एटम। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, अगर हम एक यूनिट में कितने एटम्स आ रहे हैं इसकी बात करते हैं। अगर हम सिंपल क्यूबिक केस लिए हैं तो यहाँ पर टोटल एटम्स कितने हैं आपके 8 हैं और एक एटम 1/8 पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो 1/8 पार्टिसिपेशन और टोटल नंबर ऑफ एटम इज 8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 1 एटम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर की। अगर हम एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर की बोलें तो एटॉमिक पैकेजिंग फैक्टर इज द पैकिंग ऑफ अ एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का n, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट किया, दैट इज कैपिटल N, इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच सेल। वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेयर का क्या मतलब है, जैसे ये आपका एक स्फेयर है, इस स्फेयर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम। क्लियर है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम के ईच स्फेयर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 4/3 इंटू r³। r की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है a/2, जो मैंने अभी आपको पहले रिलेशन बताया था। और अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, अगर हम इसके टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये आपका कितना है a है, तो यानी a³ हो जाएगा। ठीक है,
यानी वॉल्यूम ऑफ ईच सेल, यानी सेल का आपका वॉल्यूम क्या है ए क्यूब। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.52। ये वैसे मैं बात करती हूँ आपकी बॉडी सेंटर क्यूबिक की। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या है कि सेम इसी तरीके से आपके 8 एटम्स तो कॉर्नर पर हैं ही, बट एक एटम आपका बीच के सेंटर के सेल पर भी है। तो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो आपका रहेगा ही क्योंकि जो कॉर्नर्स के एटम है वो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एक पूरा एटम जो है आपका बीच में है। तो यानी ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8, यानी कॉर्नर से जो हमने काउंट किया प्लस 1 जो कि आपका सेंटर में है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा आपका 2। अगर हम इसके डायमेंशन को निकालने की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू ए है। अब अगर हमें ये निकालना है तो ये आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा √a हो जाएगा। अब अगर हमें इसको निकालना है, यानी आपको अगर अगर डायगोनल डायमेंशन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाओगे, a² प्लस √2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस साइड। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर ये रिलेशन आ जाएगा √3a इक्वल्स, ये जो आपका आएगा √3a ये किसके बराबर है, यानी इस रेडियस का r, ये जो है आपका 2r हो जाएगा और ये r, तो यानी ये 4r के इक्वल है। होपफुली आपको समझ में आएगा डियर, इसमें कुछ भी बहुत टफ नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मैंने बता दिया। एपीएफ आप सेम उसी तरीके से फॉर्मूले में लगाओगे, बट यहाँ पर आप r की वैल्यू कहाँ से लोगे, यहाँ से r की वैल्यू रखोगे, यानी √3a/4 रखोगे तो ये ए क्यूब आपका फिर से कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 68% आ जाएगा और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपका फेस सेंटर क्यूबिक की। फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होता है आपका कि 6 कॉर्नर्स पर तो एटम है ही, उसके अलावा जो आपकी ये फेसेस हैं, यानी आप ये देख रहे हो कि इस फेस पर एक एटम है, सेम नीचे वाले फेस पे भी एक एटम होगा, ऊपर भी एक फेस पर एक एटम है, यानी इसके 6 साइड हैं, 6 फेसेस पर एक एक एटम होगा। और जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन बोला जाए अगर एक प्रॉपर यूनिट सेल में तो हर एक सेल का आधा होता है। तो सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को कैलकुलेट करोगे कॉर्नर के लिए तो 1/8 इंटू 8, और अगर जो 6 फेस है तो उसका हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यानी हाफ इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। एपीएफ भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। यूनिट डायमेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगा √2a इक्वल्स टू 4r। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपके जो भी एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं। 8 कॉर्नर पर हो गए, फिर आपके 6 आपके इसके फेस सेंटर है, यानी इस चारों पर देख रहे हैं और एक ऊपर एक नीचे। उसके अलावा 4 बॉडी सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यूनिट सेल की डायमेंशन है √3a/4। नंबर ऑफ पर यूनिट सेल निकालोगे तो ये मैंने आपको बता ही दिया। 4 कॉर्नर की वजह से हमेशा 1 आता है, फेस सेंटर की वजह से 3 आता है, और 4 सीधे बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं तो वो आप सीधे 4 को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। एपीएफ निकालेंगे इसका तो 34% आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर की। तो इसमें याद रखिएगा 12 कॉर्नर एटम्स होते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 2 फेस सेंटर एटम होते हैं, यानी एक टॉप और एक बॉटम, और 3 एटम्स आर कंप्लीटली इनसाइड। तो इस तरीके से आप इस सबको ऐड कर दोगे और यहाँ पर अगर हम एपीएफ की बात करेंगे तो 74 हो जाएगा, और इसका नंबर ऑफ एटम्स इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर हम यूनिट सेल के अंदर निकाल रहे हैं तो 12/6 2/2 प्लस 3। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6। इसको आप याद रखिएगा। और कैटायन अपॉन एनायन का इसमें रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 1.64 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली अगर आपको स्टार्टिंग की कुछ भी थ्योरी कम समझ में आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप आईईएस के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आना है, और एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट है तो आपके सेकंड पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आना है। कुछ भी नहीं है, जैसे आपसे पूछ देगा कि डीसी के नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पूरी याद करनी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना होगा, एपीएफ याद करना होगा, और उसके रेडियस और यूनिट डायमेंशन के बीच में क्या रिलेशन है ये याद करना होगा, और उसके एग्जांपल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर का आईईएस का क्वेश्चन है, इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एटॉमिक फैक्टर इज रियल। सीधे 0.5 पे टिक कर दूंगा। अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका हार्डली 10 सेकंड लेगा। क्वेश्चन पढ़ो और टिक करो, तो यहाँ से जो समय बचेगा आप किसी और क्वेश्चन में यूज कर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।